Hello everyone, welcome to the official channel of Current Exam. लास्ट क्लास में हमने यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था। उसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है, विद डिटेल्ड एनालिसिस किया था। और हम इस क्लास में उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर दिस क्लास ना, ये जो करने वाले हो क्लास, तुमसे 3 या 4 क्वेश्चन आराम से बनवा के जाएंगे तुम्हारे पीसीएस और आरओ के एग्जाम में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से ही करो ये सीरीज, ठीक है। चलो, डोंट मिस एनीथिंग। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक स्पेयर? अच्छा, अब देखो, अब ये बुक है, ये स्पेयर बुक आपने सोचा रहा होगा एग्जाम में आएगा, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पीसीएस कर देता है आपको, ताकि कुछ क्वेश्चन में फंसाना भी होता है, ठीक है। तो इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा इन सब चीजों को। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है, पीसीएस एग्जाम करा रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो स्पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? पहले तो प्रिंस हैरी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। बट कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बुक्स एंड राइटर्स उनके कर लेते हैं जो एग्जाम में आगे आ भी सकते हैं, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये सब लेटेस्ट पिछले 1 साल के अंदर की सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो इन बुक्स में से कोई भी बुक्स का ऑथर या बुक पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी बुक है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी की ये बुक है। एक समंदर मेरे अंदर, इसके राइटर कौन है? संजीव जोशी जी, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर, इसके राइटर कौन है? संजीव जोशी जी, ठीक है। इजराइल वार डायरी, इसके राइटर कौन है? विशाल पांडे जी, ठीक है। इजराइल वार डायरी के राइटर कौन है? विशाल पांडे जी, ठीक है। द बिनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन जी की बुक है, ठीक है। इन्होंने अभी लेटेस्ट में फरवरी नहीं, मार्च के आसपास इन्होंने ये बुक लॉन्च की थी, ठीक है। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी की ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप याद ही रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी भी क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की बुक है, ठीक है, ये भी काफी अच्छी बुक है। द सोर्स कोड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक तो ये है, ठीक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स साहब की बुक है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया नहीं? ये सारी बुक्स आपको याद ही रखनी है। कुछ और बुक्स है, मैं सारी तो यहाँ पे नहीं करा सकता, आप रिवीजन मोड पे चल रहे हो, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि कुछ ऐसी बुक्स हों जो एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया। इस पेयर पुस्तक किसने लिखी थी? प्रिंस हैरी साहब ने लिखी थी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? What do we call this balancing the need to use resources and conserve them for the future? तो इस चीज को क्या कहते हैं? मतलब अगर ये किसी चीज को डिफाइन करना हो, ऐसे किस चीज को डिफाइन? खपत में कमी करना? बिल्कुल नहीं यार, ऐसे तो खपत में कमी करने समझ ही नहीं आ रहा इससे। भविष्य में संसाधन, भविष्य में तो संसाधन मिलेगा ही, ठीक है। और संसाधन संरक्षण, ये दोनों चीज तो हमें क्वेश्चन में लिखी है, ये भी है, ये भी है। तो सतत विकास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि सतत विकास होता क्या है? मतलब अभी का भी जो विकास चल रहा है वो भी हो जाए, और आगे का भी विकास वैसे ही होता रहे, ठीक है। इसी को तो सतत विकास कहते हैं, ठीक है। चलो, तो सतत विकास, अच्छा, एसडीजीज के बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में सुना है, बट अभी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एसडीजीज अच्छे से कर लेते हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी, को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। तो समझ गए आप इसका क्या मतलब है? तो ये 17 लक्ष्य हैं एसडीजी में। कितने? 17 लक्ष्य, 17 लक्ष्य घोषित किए गए हैं, ठीक है। इन 17 लक्ष्यों में से ये सारे हैं। पहला है नो पॉवर्टी, इसको याद रखना है। आप पहला पूछ लेता है कई बार कि एसडीजी का पहला लक्ष्य कौन सा है,
और दूसरा जीरो हंगर, मतलब भूखमरी मिटाओ, पहला गरीबी हटाओ। तीसरे में हेल्थ है, गुड हेल्थ, ठीक है। चौथे में एजुकेशन है। फिफ्थ क्या है? जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी हो गई। सिक्स्थ में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। और एट्थ में इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो ऊपर के पांच है ना, इन पांचों को याद रखना, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन और इक्वलिटी, ठीक है। तो ये पांचों याद रखना आप। बाकी ठीक है, इतना सब तो याद नहीं कर सकते हो आप, बट सब जरूरी भी नहीं है। क्लाइमेट एक्शन भी कई बार पूछ लेता है, बट आप इतना जरूरी नहीं है ये भी, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मिलिंद पानो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? अच्छा, ये जो मिलिंद पानो बुक है, इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के संवाद को मतलब लिखा गया है, ठीक है। तो मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क। ही वॉज अ मॉन्क। वो मॉन्क का नाम बताना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? तो बताओ, बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क जिनके साथ इनका संवाद हुआ था राजा मिलिंद का, वो नॉक्सेन थे। जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, नागार्जुन इसमें काफी अच्छा टॉपिक है, नागार्जुन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, ठीक है। तो नागार्जुन के बारे में कुछ बता लो। अच्छा, पहली बात तो इनकी बुक कौन कौन सी हैं? इनकी बुक्स है, एक रस रत्नाकर, आपने सुनी होगी। तो रस रत्नाकर करके भी एक बुक है, ठीक है। रस रत्नाकर होगी, और दूसरी कौन सी है? एक आरोग्य मंजरी भी है, ठीक है। तो आरोग्य मंजरी और रस रत्नाकर, इनकी दो बुक हैं, ठीक है। तो नागार्जुन की दो बुक हो गई। और नागभट्ट फर्स्ट को जानते हैं आप इसको? अरे सॉरी यार। चलो तो अच्छा, नागार्जुन बुक्स हट गई क्या? चलो मैंने बुक्स फिर से भी लिख देता हूँ। तो नागार्जुन की बुक्स कौन कौन सी हैं? आपको अब तक तो याद भी हो गई है, इतनी बार बोल दिया। चलो, तो रस रत्नाकर हो गया, रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी, ठीक है। तो नागार्जुन की ये दो बुक्स हो गई, ठीक है। चलो, नागभट्ट क्या है? नागभट्ट के बारे में बताओ। नागभट्ट फर्स्ट, यही तो है, फाउंडर हैं ये, ठीक है। किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं आप बताओ? फाउंडर ऑफ, बताओ बताओ। गुर्जरा, आपने सुना हो, जानते ही होंगे, गुर्जरा एंड प्रतिहार। तो गुर्जरा एंड प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है, इस डायनेस्टी के ये फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें अभी आपको याद रखनी है। तो नागार्जुन की बुक्स कौन कौन सी होगी? रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, और नागभट्ट फाउंडर है, नागभट्ट फर्स्ट, ओके, ठीक है, ये याद रखना, नागभट्ट फर्स्ट, गुर्जरा और प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं। चलो, कुछ और चीजें करते हैं, हाँ ठीक है, ये कर ही लेते हैं। तो द इंडियन बुद्धिस्ट monk who had been sent to China in the first century AD, कौन थे? पहली बात तो ये नागार्जुन बुद्धिस्ट थे, ठीक है, और इन्हीं को चाइना भेजा गया था, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज विक्रमशिला। तो विक्रमशिला क्या था? बुद्ध धर्म के लर्निंग का मतलब ज्ञान का सेंटर था, ठीक है, सीखने के लिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड शून्यता was pronounced by the Buddhist philosopher नागार्जुन। तो शून्यवाद सुना होगा ना आपने? तो शून्यवाद का प्रणेता कौन था? नागार्जुन था, ठीक है। नागार्जुन बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ मध्यमिका। तो इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी, नागार्जुन सर ने मध्यमिका स्कूल की स्थापना भी की थी, और ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। ये याद रखना आप। उदांतीपुर, उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड इन बिहार। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आ भी सकता है, क्योंकि ऐसे थोड़ा पीसीएस कुछ क्वेश्चन रखती है ऐसे। बल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन गुजरात, ये आपको पता ही होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। कौन था वो डायनेस्टी का जिसने फाउंड किया था? कुमारगुप्त साहब ने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन ये सब भी आप कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो बताओ भाई।
अच्छा देखो, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये आपकी कर्क हो गई, ये आपकी मकर हो गई, ठीक है। तो इसमें एक रूल होता है, महासागरीय जल की जो लवणता है ना भाई, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, ये जो लवणता है, ठीक है। लवणता क्या, सैलिनिटी जानते हैं, जल में नमक की मात्रा, उसी को लवणता कहते हैं, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा है, इससे ध्रुवों की ओर जाने पे लवणता क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीजेस। तो ये बात आपको याद रखनी है। बट क्या होता है ना, 20 डिग्री एंड 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, नॉर्थ एंड साउथ, इस इस एरिया में, जो मतलब ये अपना कर्क रेखा का और मकर रेखा का जो एरिया है, इस एरिया में ना सबसे ज्यादा लवणता होती है, हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है लवणता, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलिनिटी होती है। तो इस ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही बात लिखी है। बट ये भी याद रखना है, भूमध्य रेखा पे भी काफी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पे घटती है, ठीक है। बट ये जो एरिया होता है ना, इसमें मैक्सिमम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। आप इसका सही टाइम बता दो, 12 घंटे 30 मिनट तो नहीं है, बट ऐसे ही कुछ मिलता जुलता है। तो 12 घंटे 30 मिनट नहीं है इसका। ओरिजिनल टाइम क्या है, इसका ओरिजिनल 12 घंटे, 12 घंटे और क्या है, कितने मिनट है, 26 मिनट है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। देखो ये बेगुला जो धारा है ना, ये ठंडी धारा तो है, बट ये प्रशांत महासागर नहीं है, ये अटलांटिक में है। तो अटलांटिक में है और कोल्ड करंट है। तो अटलांटिक महासागर में है बट कोल्ड करंट है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो, तो यह स्थित लघु ज्वार। लघु ज्वार कैसे होगी भाई, जब तीनों एक सीध में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा और दीर्घ ज्वार आएगा, इसी पे तो आता है दीर्घ ज्वार। जो स्प्रिंग टाइड होता है ना, स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार, तो इस परिस्थिति में दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो क्या ऑप्शन क्या पूछा था, कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना ये सारी बातें, ठीक है चलो। अच्छा ये मैं तुम्हें कुछ धाराएं दिखा ही देता हूँ। देखो ये बेगुला करंट है, ठीक है, ये बेगुला करंट है। और ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा आपका अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। और ये ठंडी धारा है, साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे है, ठीक है, साउथ वेस्ट कोस्ट पे। तो इस करंट के बारे में पूछा गया था। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट में एक गल्फ स्ट्रीम है, ये हॉट हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है या गल्फ स्ट्रीम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कैनेरी करंट कोल्ड करंट है, ये भी ठीक है, भूमध्य सागर वाली। और कौन सी, अलास्का करंट सबको पता ही होगा, कैलिफोर्निया भी पता ही है आपको, बट हाँ ये पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट करके पूछेगा क्वेश्चन। और ये कोल्ड करंट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशियन में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ठीक है। तो ये सब करंट्स याद रखनी है आपको। और एक ये कुरुशियो जापान करंट, ठीक है, ये वाली करंट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो बाकी ऐसे थोड़ा देख लेना, आप ये मैप देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको हो जाएगा काम, ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलो, अल नीनो बताओ भाई, कौन जानता है इसको। अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, इसके नाम का अर्थ क्या होता है, इसके नाम का अर्थ होता है छोटा लड़का, छोटा लड़का, ठीक है, छोटा लड़का, या और क्या कहते हैं इसे, क्राइस्ट चाइल्ड, छोटा लड़का है, क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। क्राइस्ट चाइल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है क्रिसमस के आसपास मिलता है, तो इसलिए इसको क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, अल्लीनो में होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है, देखो, जो मध्य और पूर्वी, तो मध्य और पूर्वी यहाँ पे प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म होना, जो समुद्र होता है
वो गर्म हो जाता है 10 डिग्री के आसपास, ठीक है, 10 डिग्री एक्स्ट्रा। मतलब जो नॉर्मल गर्म होता है ना, उससे भी 10 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। इस घटना को ना क्या कहते हैं, अल्नीनो इफेक्ट कहते हैं। और इसको क्राइस्ट चाइल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स क्या है पढ़ लेते हैं। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं को प्रकट होना शामिल है। बताओ, ये पता है आपको? ये तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, या ऐसा ही है? चलो, पेरू कहाँ है? पेरू तो ये आप दक्षिण अमेरिका वाला है ना, तो ये तो प्रशांत महासागर में ही आ गया, तो ये तो सही होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अल नीनो वाला हो गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पेरू, ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गलत है। टेम्परेचर बढ़ता है, बट ऐसे ये प्लैंकटन की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? अच्छा ये बताओ, चलो हाँ, तो इनमें मैंने छोड़ा कि नहीं, ठीक है चलो। अच्छा, चलो हाँ ठीक है। मतंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आशा फली, शांति घोष, ये तीनों, ठीक है, तीनों ना, तो ये मतंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आशा फली, ये सब मतलब इसी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, बट शांति घोष बिल्कुल संबंधित नहीं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति घोष आपका। ठीक है, अच्छा और भी कौन कौन सी है महिलाएं जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, उनके कुछ और के नाम बता दो मुझे। जैसे एक तारा रानी हो गई, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है भाई, बहुत बार। तो तारा रानी है, इसमें आपको महिलाओं का नाम बोल देता है, किसका संबंध है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन ही वो पूछता रहता है, मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा ये क्वेश्चन। एक अमृत कौर भी है, अमृत कौर है, ये भी संबंधित थी इसी आंदोलन से। और कौन थी? कमला देवी, हाँ कमला देवी, ठीक है, तो कमला देवी, अमृत कौर, तारा रानी और मीराबेन। ठीक है, ये आपको एक बार आप पढ़ लेना, इनको आप दिमाग में रहना चाहिए, बस हो गया। उषा मेहता, ये ऑप्शन तो आप बहुत देखोगे, उषा मेहता वाला जो ऑप्शन है ना, अच्छा ऑप्शन है, देखोगे आप। और एक कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। आपको राइटिंग समझ आ रही है? मतलब कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना यार, मैं इसको सुधारूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी थोड़ा नया बोर्ड है तो इस वजह से दिक्कत, मतलब थोड़ा राइटिंग सही से नहीं हो रही, ठीक है। चलो ये आप क्वेश्चन हो गया आपका। चलो नेक्स्ट करते हैं। माउंट न्यूमैन, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा ये माउंट न्यूमैन क्या है यार, बताओ भाई। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो माउंट न्यूमैन ये है क्या? ये माइन है पहले बात, और किस चीज की माइन है और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आप बताओ जल्दी से। तो माउंट न्यूमैन ये एक आयरन माइन है, ठीक है, आयरन ओर है, आयरन ओर माइन है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, आयरन ओर माइन है, और ये कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये सिचुएटेड है, तो ये आपको याद रखना, माउंट माउंट न्यूमैन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक आयरन ओर की माइन है, ठीक है। अच्छा बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट तो अपना एल्युमिनियम का अयस्क है ना। इसके एल्युमिनियम के और कौन कौन से अयस्क हैं ये भी बता दो फिर। एक क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्रायोलाइट हो गया, और कौन सा है? कोरंडम भी तो है, ठीक है, कोरंडम भी हो गया। तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, एल्युमिनियम के सारे अयस्क हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, ठीक है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1857 में उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बताओ, बताओ भाई, ये क्वेश्चन तो करो आप। तो ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर खान सर थे, ठीक है। अच्छा तो ये नाना साहब कहाँ थे, हजरत महल कहाँ थे, कुंवर सिंह कहाँ थे, इन सबको ये जो नेता वाला क्वेश्चन है ना,
1857 के रिवोल्ट में यूपी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता थे, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो मैं आपसे सारे नेताओं के बारे में करा ही देता हूँ। चलो ये करते हैं। हाँ, तो दिल्ली में इसका कौन नेतृत्व कर रहा था? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्ती खान इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलो, कानपुर में कौन था? नाना साहब तात्या टोपे अजीमुल्ला खान के नेतृत्व में चल रहा था। झांसी में लक्ष्मीबाई, ये तो सब जानते ही होंगे। लखनऊ में क्या था? बेगम हजरत महल, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। और जगदीशपुर में, बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन, मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट एक अलग से वीडियो कराऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। ऐसे इसमें अब क्या क्या बता दूं, ठीक है। बट मैं इसको अलग से छोटा सा वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोनों, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है इसमें। चलो, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते किसे हैं? पहले तो ये बताओ। इनको नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं ना, मतलब बार बार यूज किया सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है। कौन कौन सा है ऐसा, बताओ। सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा। और कौन सा है? जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल, पवन, ये जब जो भी है ना, सब ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और इन्हीं को गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो, संगीत की टप्पा शैली, ये बताओ भाई, अब इसको किसने पढ़ा रहा होगा? पीसीएस में 2023 का सवाल है ये। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? द टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक was refined and developed in the court of which of the following मुगल emperors? ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह थे। बट ये तो देखो, क्वेश्चन आने के बाद सबको आंसर पता होता है, बट क्वेश्चन कौन सा आएगा फिर वहां पे आंसर करना वो अलग बात होती है, ठीक है। तो बस कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम करते रहो, बढ़िया से करना एग्जाम, और सिलेक्शन आपका ही होगा, ठीक है। और जो घबरा गया इधर उधर, यार क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और जो क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं ना, उनको भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलो, जहांगीर साहब के बारे में कुछ चीजें बता दो फिर इसी बात पे मुझे। जहांगीर साहब के बारे में बताओ। अच्छा, इनके दरबार में कौन कौन थे? हॉकिंस आए थे, हॉकिंस आए थे, ठीक है, सबसे पहले हॉकिंस आए थे। और कौन थे आए थे? टॉमस रो आए थे, है ना। टॉमस रो भी आए थे। और ये कब आए थे? 1616 में आए थे क्या? हाँ, टॉमस रो 1616 में आए थे, ठीक है। और इन्होंने सूरत मांगा था, ये याद है ना आपको? जहांगीर, ये सब चीजें याद ही होंगी आपको, ठीक है। और इनकी आत्मकथा क्या है? जहांगीर सर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये है फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो राइटिंग समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे तो समझ आ ही रहा होगा। तुजुक के जहांगीरी फारसी लैंग्वेज में है, ठीक है। अच्छा, शाहजहां के बारे में बताओ। शाहजहां के बारे में कुछ चीजें तो जानना है। अच्छा, यही है जिन्होंने कैपिटल ना आगरा से दिल्ली बनाई, ट्रांसफर करी, ठीक है। आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की इन्होंने कैपिटल अपनी। और इन्होंने सिजदा प्रथा को खत्म किया। सिजदा बलबन ने जो चलाया था ना, सिजदा को इन्होंने समाप्त किया, ठीक है। और शाहजहां, चलो, शाहजहां के काल को ही ना मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, शाहजहां के काल को। चलो, अकबर, अकबर के बारे में कुछ बातें बताओ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, फेमस राणा प्रताप वाला, ठीक है। तो ये भी आपको याद होता है। इसमें नेतृत्व किसने किया था? हेमू ने किया था। हेमू, हेमू प्लस प्रताप, ठीक है। तो ये भी आपको याद ही रखना है। अच्छा, इन्होंने घोड़ों की दागने की प्रथा इस स्टार्ट की थी, है ना, घोड़ों को
घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी, ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। और इनके विदेश मंत्री कौन थे यार, सीरियल ने भी ये क्वेश्चन काफी पूछा है। टोडरमल। टोडरमल इनके अकबर के विदेश मंत्री थे, ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है कुछ चीजें, ठीक है। राइटिंग की आप फिक्र मत करो, मैं राइटिंग सुधारूंगा जल्दी थोड़ा। अभी मैं सुधार ही लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन में दिक्कत है थोड़ी, मैं पेन, तो आप उसके लिए परेशान मत हो जाएगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन पढ़ो। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। दूसरा क्या है कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। बिल्कुल गलत है यार, इतनी खतरनाक जनसंख्या बढ़ाओगे, रिसोर्सेस का यूज होगा तो पर्यावरण तो असंतुलन होगा ही। तो क्या सही है इसमें बताओ फिर तुम लोग। ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है। चलो ये सही है अभिकथन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम है। सबकी डेट बताओ मुझे जल्दी जल्दी। मोपला विद्रोह, सबका कमेंट करके जल्दी जल्दी इस डेट बता दो। चलो मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था, ये तो मालाबार में हुआ था। मालाबार का तट जो है कहाँ है, ये केरला में, ठीक है। और इसकी डेट क्या है, डेट है इसकी 20 अगस्त 1921 टू 22, ठीक है, इसकी ये डेट हो गई। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 टू 24, ठीक है, ये भी खिलाफत आंदोलन की डेट है। और होम रूल कब हुआ, तो होम रूल तो आपको पता ही होगा 1916। और जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल है ना। तो ये आपको बातें सब पता है। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई, तो देखो अंतिम कौन थी, तो मोपला विद्रोह करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। मोपला विद्रोह इज द लास्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूचियों को, ठीक है, पर्वत और देश सुमेलित करने हैं उनके, तो कर लोगे आप लोग बताओ। पर्वत और देश सुमेलित करने हैं। तो किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? ये सब साउथ अफ्रीका के पर्वत और देश हैं, ठीक है। तो किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और टुबकल कहाँ है, टुबकल माउंटेन कहाँ है भाई, टुबकल मोरक्को में है, ठीक है, टुबकल मोरक्को में है। तो अब ये टुबकल पता होगा। स्टेनली, स्टेनली कहाँ है, स्टेनली है युगांडा, ठीक है, स्टेनली युगांडा। मैंने ट्राई किया था यार इनको तो मैप पे दिखा दूं, बट इन्होंने शायद ऐड नहीं करा स्लाइड में, तो मैं, चलो कभी शॉर्ट्स में वगैरह में बता दूंगा आपको, ठीक है। हॉगर अल्जीरिया में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है देखो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो कहाँ है, युगांडो में। टुबकल मोरक्को में। स्टेनली युगांडा। हॉगर कहाँ है, अल्जीरिया में, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये सबको पता होगा, 2 फरवरी की डेट थी, ठीक है। अच्छा थीम बता दो मुझे 2024 वाली की, थीम क्या थी 2024 में, बताओ। मैं तो लिख ही रहा हूँ, तुम लोग भी कुछ कर लो यार। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम है। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इज द थीम। अच्छा चलो 10 जनवरी को क्या होता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए था। तो विश्व हिंदी दिवस हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इनको कौन सा डे मनाया जाता है, ठीक है, सबका बताओ मुझे। तो 22 मार्च को जल दिवस होता है ना, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये तीनों डेट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप कर ही लेना, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, ठीक है। चलो तो फिर आज के क्लास के लिए इतना काफी है। फिर कल कल का लेक्चर जो होगा उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो हम पीसीएस के क्वेश्चन 7 से 8 दिन में कर देंगे, ठीक है सारे।